एक और नाज़रीन रोला पड़ गया है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है ना, ये बाकायदा जो जजेस कमेटी है वो अक्सरियत में ये कह चुकी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट सुनेगा और उनका ये फैसला आ चुका है। अब आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक जो जजेस कमेटी है उसका फैसले पे अमल होना था और अमल दरामद ऐसे होना था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने सुनना था, लेकिन याया अफरीदी साहब ने इसको मैनेज कर लिया था। अब थोड़े दिन पहले याया अफरीदी साहब ने इसके बारे में कुछ मालूमात शेयर की, जब डिस्कशन थी उसको बाहर निकाला मिनट्स को, तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर दी शाह साहब ने, दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जस्टिस याया अफरीदी साहब को खत लिख दिया। दोनों जजेस ने मिनट्स के रद्द में अपना मौक़िफ़ अब पेश किया है। जो याया अफरीदी साहब ने किया उसका जवाब तो आना था। उन्होंने कहा, बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था, यानी जो हमने फैसला किया था ये केस लगना चाहिए था कानूनी तौर पे। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया था। केस ना लगने पर 4 नवंबर को दोबारा हमने खत भी लिखा था कि केस लगना चाहिए। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोट्स हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशियल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम ही नहीं था। अंदाजा करें अब आप। मिनट्स में कहा गया कि बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। अब आप ये अंदाजा करें कि मिनट्स में ये कहा गया कि ये जो बेंच तश्कील दिए जाना है, जिसके बारे में कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जो 26वीं आईनी तरमीम को सारे जज बैठ के सुने कि ये ठीक हुई है या गलत हुई है, उसमें कहा गया कि ये मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। ये उसमें दावा किया गया और हालांकि उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। ये तो कैलिबरी फॉन्ट वाला काम नहीं हो गया कि फॉन्ट बाद में बना और तहरीर पहले आ गई उस फॉन्ट के अंदर और ट्रस्ट डीड जो है वो पहले से लिखी गई, फॉन्ट बाद में मार्केट में आया। ये तो वही काम हो गया ना कि आईनी बेंच और आईनी कमेटी वो बाद में बनी, लेकिन मामला उनको पहले चला गया क्योंकि ये मामला तो पुराना था। उस वक्त ये दोनों चीजें थी ही नहीं और चीफ जस्टिस साहब ने दावा कर दिया दोनों चीजें इनको भेजी हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला लगातार लटक रहा है और ये गले की हड्डी बनेगा। ये निज़ाम इसके अंदर फंस जाएगा जिस दिन भी अवाम बाहर आए और अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ। जब भी कभी वकला खड़े हो गए, जजेस खड़े हो गए, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, एक मुर्तज़ा सुलंगी साहब है, ये शायद आपने इन्हें कहीं देखा हो। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बनाए गए थे निगरान सेटअप में और इनका दावा है कि ये एक जर्नलिस्ट है। इससे पहले इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में नवाजा गया। ये रेडियो पाकिस्तान में भी रहे। इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे ख़वातीन को हरासा करने के और दीगर स्कैंडल्स के अंदर ये मौजूद रहे पहले भी। फिर ये जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है उनके साथ। तो ये बतौर सहाफ़ी के बहरूप में काम करते हैं। जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया तो बैनुल अक़वामी मीडिया ने इनसे ये सवालात किए जब कि इमरान रियाज कहाँ गायब है, तो उन्होंने कहा जी वो तो सहाफ़ी नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी हुकूमत से 1 टके का फ़ायदा नहीं लिया। आप देख लें, जब से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ 4-5 हुकूमतें बदल गई हैं। कोई एक हुकूमत आज तक ये दावा नहीं कर सकती कि मैंने उनसे कोई 1 टके का काम करवाया हो या कहा हो कि ये काम कर दो। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। इवन मैंने कभी भी कोई गैर मुल्की दौरा भी नहीं किया। बहुत सारे सहाफ़ी जाते हैं, गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं। मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि रशिया का दौरा आ रहा है गैर मुल्की और सहाफ़ी भी जा रहे हैं, आप भी जाएं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर दी थी कि मैं नहीं जाऊँगा। आप मुझे थोड़ा सा पहले बताते, मैं अपने खर्चे पे वहाँ पहुँच जाता, तो मैं सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रैवल भी नहीं करता। और मैंने कुछ उसूल अपने ज़िंदगी में रखे, मैंने कभी कोई काम नहीं कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आदमी जो बार बार सरकारी ओहदा लेता है, जैसे ये हो गया, जैसे वो हो गया, क्या नाम है उसका, अफसार आलम, ये लोग सरकारी ओहदों पे बैठ जाते हैं बार बार, बाद में आगे सहाफ़ी बन जाते हैं और फिर ये वो एक दूसरे को गद्दारियों के सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। फिर ये सर्टिफिकेट भी देते हैं कि ये सहाफ़ी है और ये नहीं है। यानी जो आदमी हर थोड़े अरसे के बाद जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए वो बेनिफिशियरी बन जाए। अब सदर पाकिस्तान का तर्जुमान बन गया और तर्जुमान बन के बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे कि लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी असल शक्ल खुद ही सामने आ जाती है। सारा दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच करता है, कभी इसको गाली देता है, कभी इसको गाली देता है, कभी इसको गाली देता है। जैसी तरबियत होगी इंसान वैसा ही करेगा ना। जैसा लुकमा इंसान के अंदर जाएगा
वही इंसान के अंदर से बाहर आएगा। सारा दिन लोगों को गंदी गालियां देता है, सारा दिन लोगों की तौहीन करता है, सारा दिन ये आदमी नफरत बांटता है और नफरत बेचता है। और सहाफियों की खाल के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा आदमी है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा वर्कर है जो बार बार ओहदे भी ले लेता है, कभी एक ओहदा, कभी दूसरा ओहदा, कभी तीसरा ओहदा, और अब तर्जुमान सदर पाकिस्तान। तो लोग कैसे एक्सपोज होते हैं। नाज़रीन, बारिशों का एक बड़ा खौफनाक नया स्पेल आ रहा है पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में। ये 22 अगस्त और 23 अगस्त से पंजाब में, और इससे पहले जो है अभी 21-22 अगस्त के बाद ये बलूचिस्तान और सिंध के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत तेज़ बारिशें हो सकती है, और क्लाउड बर्स्ट के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि दोबारा से कोई इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इधर मैं थोड़ा सा आज आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये आसान अल्फाज में अगर बताया जाए कि ये क्लाउड बर्स्ट है क्या। ये ऐसा नहीं है कि बादल फट जाते हैं, इस तरह की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ बर्स्ट इसको इसलिए कहते हैं कि एकदम बौछार होती है बहुत ज़्यादा बारिश की। इसकी सादा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि वो बारिश जो कई हफ्तों में होनी होती है, यानी कई बारिशों के अंदर जो पानी आना होता है, वो अगर अचानक चंद मिनटों में या चंद घंटों में आ जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसका एक सेट पैटर्न रखा गया है कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश, नॉर्मली ये 100 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो बहुत लंबे टाइम के बीच में होती है, एक साथ नहीं होती। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में, यानी 20 से 30 किलोमीटर का एक रेडियस है, इस इलाके में एक मखसूस इलाके के अंदर जो एक महदूद है 20 से 30 किलोमीटर का, स्क्वायर किलोमीटर का, इतने इलाके में 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। यानी इसमें पानी बहुत तेजी से आता है। ये उस तरह पानी नहीं आता जिस तरह नॉर्मल बारिश के अंदर कतरों के साथ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, वो नहीं होता। और ये होती क्यों है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। देखिए, समुद्रों और दरियाओं का पानी जो है ना, जब गर्मी बढ़ती है तो आबी बुखारात बनता है। ये पानी जो है ये हवा के अंदर आ जाता है बुखारात बन के, और हवा में नमी पैदा होती है। अब जो हवा गर्म होती है वो गर्मी की वजह से वो ऊपर उठती है। हवा कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाती, ये ठंडे इलाके की तरफ जाती है। तो ये पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव करती है हवा, लगातार नीचे से गर्मी की वजह से एवेपोरेशन होती रहती है, आबी बुखारात बन के पानी ऊपर आता रहता है हवा में, और ठंडे इलाकों की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जितनी गर्मी पंजाब के इलाकों में बढ़ चुकी है, जितनी गर्मी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बढ़ चुकी है, समंदर से लेकर दरियाओं तक और झीलों तक हर जगह से जिस तरह आबी बुखारात उठ रहे हैं और बहुत तेजी से हवा के अंदर आबी बुखारात गर्म हवा के साथ ये ठंडे इलाके की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्मली जब एक सर्टेन लेवल तक ठंडे होते हैं ना, तो उसके बाद एक अमल के जरिए बादल बन जाता है, और वो बादल वक्तन फवक्तन जब ठंडक उसे मिलती है तो वो बरसता है पहाड़ों पे, मुख्तलिफ इलाकों में जहां उसे ठंडक मिलती है वहां वो बरसता है। लेकिन यहां पे ये हो रहा है कि गर्मी इतनी शदीद बढ़ गई है दरख्तों की कटाई की वजह से, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या जिसे आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मी पाकिस्तान के रीजन में, इंडिया के रीजन में इवन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नीचे से बहुत तेज़ी से आबी बुखारात जा रहे हैं लगातार ठंडे इलाकों की तरफ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।